नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लेके हाजिर हूं मैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान का हिसाब होना शुरू हो गया है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए हैं। बीते 2 दिन में 272 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर जा चुके हैं। 13 डिप्लोमेट अफसरों समेत 629 भारतीय पाकिस्तान से लौट गए हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ता है तो उसे 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का या दोनों हो सकते हैं। जिनके पास सार्क वीजा था उनके भारत छोड़ने की डेडलाइन 26 अप्रैल थी। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो मेडिकल वीजा पर भारत आए हैं उन्हें 29 अप्रैल तक जाना होगा। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजधानी में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है ताकि इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा सके। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने सूची को दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा के साथ साझा किया है और इसे आगे के सत्यापन और पहचान के लिए संबंधित जिले के साथ भी साझा किया गया है। वहीं दूसरी ओर एनआईए भी एक्शन में आ गई है। एनआईए ने जम्मू में केस दर्ज कर लिया है। इसमें सर्चिंग में मिले सबूतों और चश्मदीदों के बयानों को आधार बनाया गया है। पीएम मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड में पहलगाम हमले का जिक्र किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया है। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीर को देखकर खौल रहा है। ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पीएम ने हमले के बदले की भी बात कही है। कुल मिलाकर एक ओर सेना एक्शन में है तो दूसरी ओर सरकार एक्शन के लिए रणनीति बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है, पाकिस्तान को पैगाम, एक्शन से आतंक पर लगेगी लगाम। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की बारी। पाकिस्तान पर निशाना, खत्म होगा आतंक का ठिकाना। दुनिया भारत के साथ आई, नापाक पर कब होगी चढ़ाई। आतंकवादियों की लिस्ट जारी, एक्शन होगा भारी। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ
हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में किस तरह से जो कंपैरिजन है वो हम यहां पर कर सकते हैं। सैन्य क्षमता के अनुसार सैनिक भारत के पास 14.55 लाख, पाकिस्तान के पास 6.54 लाख, रिजर्व भारत के पास 11.55 लाख और पाकिस्तान के पास 5.50 लाख है। भारत पाक में कौन कितना दमदार है वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। टैंकों की संख्या भारत के पास 4201 है तो पाकिस्तान आधे पर भी नहीं है। 2627 टैंक पाकिस्तान के पास है। तो भारत पाक में कौन कितना मजबूत है अगर हम तुलना करने लग जाएं तो किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दहशतगर्दों के घर भी जमींदोज किए गए हैं। उनके नाम और जगह भी हम आपको बता रहे हैं। आदिल हुसैन ठोकेर लश्कर-ए तैयबा का आतंकी, अनंतनाग में इसके ठिकानों को जमींदोज किया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार नेवी डिफेंस के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और उत्पल कौल कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवनाथ जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ आज यहां पर जुड़े हैं। सबसे पहले तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आईबी की इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हो रही है, भारत की सुरक्षा एजेंसी खुफिया एजेंसी के फेल्योर की बात हो रही है। हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, क्या इन चीजों में कुछ पॉजिटिव भी नजर आ रहा है कि आखिर अब जो ये चीजें हुई हैं दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए भारत कितना तैयार है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कितनी तैयारी है, क्योंकि डिप्लोमेट तरीके से तो स्ट्राइक हो ही रहा है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो फौज होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं जी 100 से 100 बार दुश्मन को ढूंढकर उनके बारे में सूचना प्राप्त करके उनको नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो लोग वहां प्रोफेशनल्स हैं सबको सिखाया जाता है कि 100 से 100 बार आपको दुश्मन के बारे में एडवांस में सूचना शायद ना मिले। तो ये माना जाता है कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को, हमारी आईबी है, रॉ है, अगर उनको 100 में से 90 बार 95 बार अगर दुश्मन की खबर एडवांस में मिल जाती है कि दुश्मन कब कहां कैसे और किस तरह से करेगा तो उसे बहुत अच्छा इंटेलिजेंस माना जाता है। दर्शकों को मैं अभी हाल ही का वाकया बता देता हूं कि जब 2023 के 7 अक्टूबर पे हमास ने इजराइल पर हमला किया तो मोसाद को भी आइडिया था, आइडिया नहीं था। शिन बेट को आइडिया था, आइडिया नहीं था। एक और चीज जो मैं बताता हूं, पॉजिटिव चीज क्या है। पॉजिटिव चीज यह है कि
इतने दिन हो गए और उसके बाद से सुरक्षा बलों ने, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कामयाब मानता हूं कि हमें हर रोज पिछले 4 दिन, 3 दिन, 1 दिन से खबरें मिल रही हैं और जो अगला कदम है उसको हम कंटेन कर पाए हैं, सीमित कर पाए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है, वहां की जो LIUs हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, CRPF, BSF, इंडियन आर्मी के जो RR रेजिमेंट्स हैं, बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। इक्का दुक्का आतंकवादी हमेशा निकल जाएगा, जैसे कभी कभी मच्छर के अंदर एक खटमल या एक मच्छरदानी में एक मच्छर घुस आता है। जी, यानी हम ये समझे कि तैयारी भारत की तरफ से पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे वक्त में हुई कि हम उन चीजों को रिएक्ट नहीं कर पाए, उन चीजों को रोक नहीं पाए, लेकिन ऐसा अब इसे फेलियर नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें सिर्फ हाईली मोटिवेटेड, हाईली ट्रेन्ड, बेस्ट प्रोफेशनल्स को लिया जाता है। चाहे IB हो, चाहे रॉ हो, या स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, मिलिट्री इंटेलिजेंस की मैं आपको बात करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स या जवान या JCO मिलिट्री इंटेलिजेंस में लिए जाते हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं जो कि भारतवर्ष में अवेलेबल है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के बेहतरीन अफसर, जवान इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ज्वाइन करते हैं और उसमें से छान छान के जो शानदार, मोस्ट मोटिवेटेड, डेडिकेटेड और देश के लिए जान देने के लिए जुझारू तमन्ना रखते हैं, सिर्फ उनको ही मिलिट्री इंटेलिजेंस में लिया जाता है। इसी तरह से सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करती हैं। अजीत डोभाल थे इंटेलिजेंस में और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पूरे इंटेलिजेंस तंत्र को पिछले कुछ साल में बहुत ही शार्प, एफिशिएंट और अचूक, अभेद्य बनाया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 100 में से एक बार दुश्मन हमसे एक कदम आगे होगा। देखिए, फौज में एक तरीका होता है, मिस्टेक्स मेड, करेक्टिव एक्शन टेकन। तो अगर कोई चूक हुई है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, J&K पुलिस हो, हमारे IPS ऑफिसर्स बहुत केपेबल हैं। वो कहां छोटी सी भूल रह गई, उसकी समीक्षा करेंगे और तुरंत उस पर सही कार्रवाई कैसे की जाए, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, करेंगे। ठीक है सर। उत्पल कौल जी, आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, कार्रवाई डे 1 से ही शुरू हो गई है, डिप्लोमेट स्ट्राइक किया जा रहा है लगातार पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान बौखलाया हुआ भी है, तरह तरह की बयानबाजियां कर रहा है। उनके नेता कह रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो फिर यहां से खून बहेगा। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल टोटली एग्री कर रहा हूं। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है, IB है, RA है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या हमारे स्टेट पुलिस में जो इंटेलिजेंस है, सारे ब्रिलियंट। लेकिन इस टाइम एक चीज फर्क आ गया है। 90 में जो इंटेलिजेंस सब कुछ पता था, हमारे कितने 5000 7000 लोग कैसे पाकिस्तान गए ट्रेनिंग के लिए, सब इंफॉर्मेशन थी, लेकिन एक्शन कोई नहीं था। लेकिन आज 2 दिन के अंदर अंदर जो आदिल का मकान ध्वस्त किया गया वहां पर, इसी तरह 4 टेररिस्टों के मकान पुलवामा में और अनंतनाग में ध्वस्त किए गए। मेरा यह कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के साथ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास जब पता चल जाता है, और अभी हमारे पास ये जो जिन्होंने ये कृत कार्रवाई की है वो हमको नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष को बताया है कि हम उनको ही नहीं, जो उनके मोटिवेटर्स हैं उनको भी हम ढूंढ के निकालेंगे, उनको ऐसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो उनके पूरे जनरेशनों में याद रहेगा। इसलिए सारा देश बहुत ही एक्सपेक्टेशन है कि कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन कई स्ट्रॉन्ग जो स्टेप्स हैं अभी उठाने बाकी हैं, और पूरे देश को एक एकता की जरूरत है इस टाइम। और हम भारत की सेना के साथ है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है, हम सारे भारतीय मोदी जी के साथ है कि वो स्ट्रॉन्ग ऐसा कदम उठाए
कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है कि आतंकवादियों को वो वहां पर से यहाँ भेजे या कश्मीर के लोगों को वो मोटिवेट करे एंटी नेशनल एक्टिविटीज और टेररिज्म करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। श्याम जी, बार बार सवाल ये भी उठ रहा है कि पहलगाम ही क्यों, पहलगाम का बैसरन इलाका ही क्यों, जहां इतने वक्त से शांति थी, टूरिस्ट वहां पर पहुंचते थे, और अब तो देखिए अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम वहां पर एक बहुत ब्लाइंड स्पॉट कह दिया जाए या फिर संवेदनशील इलाका कहा जाए, पहलगाम को माना जाता है। तो पहलगाम ही क्यों? पहलगाम ही क्यों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पहले मैं ये कह दूं कि पहले जो हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस फेलियर की, इस टॉपिक को फिलहाल हम नहीं करें जी। फेलियर की तो बात करें ही ना। फिलहाल हम ये देखें, हम कर लेंगे बाद में कमेटी बना के लेसन लर्न, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, कर लेंगे। फिलहाल इस पे डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। हमें डिस्कशन होना चाहिए जो क्या कर रहे हैं हम। और आर्मी चीफ जब गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए अपने डिप्टी चीफ के साथ और फॉर्मेशन कमांडर, कोर कमांडर और सीएनसी के साथ, तो क्लियरेंस लेने गए थे एलजी से, और एलजी ने कहा जो आप करना चाहते हो कश्मीर में करो, और अगले दिन उन्होंने उड़ा दिए सारे मकान। तो ये समझिए कि यूनिफाइड कमांड की जरूरत थी। थोड़ी बहुत जो बातें होती है वो बाद में कर लेंगे, पर क्लियरेंस लेके अपना काम शुरू कर दिया। इसको हम भूल जाए अभी कि कोई फेलियर हुई है, वैसे एक्सप्लेन कर दिया गया है, पर इसको डिस्कस आगे ना करें। दूसरी बात, हमारी जो सेना है, हमारा जो पहलगाम का जो सेक्टर है, देखिए उन्होंने इस बार सॉफ्ट टारगेट चुना। टूरिज्म का पीक महीना 35 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड टूरिज्म कश्मीर में अमन चैन 2019 के बाद, और अच्छे से कश्मीर सेटल हो रहा था 370 के बाद। उन्होंने मिलिट्री टारगेट नहीं चुना, उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं चुनी, उन्होंने सिविलियन को एग्जैक्टली, और वो भी डिवाइसिव पॉलिसी के साथ कम्युनिटी को मारा। और इसका एक ही तथ्य था, टूरिज्म को अफेक्ट करना, अगेन खराब कर देना कश्मीर की हालत को, और हमारे जो देश में रॉयट फैला देना, हिंदू मुस्लिम को एक तरह से तनाव में ले आना। वो इसमें आईएसआई जो उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो चाहती थी ये बड़ा मैसेज उन्होंने दिया पहलगाम में, और इसको हमारे हिंदू मुस्लिम, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, इस सारे मिलकर उन्होंने इसको नकार दिया। बाएं हाथ में काला कपड़ा लगा के नमाज पढ़ ली जुम्मे की, जी, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल। अब इसका बात देखिए, इवन कांग्रेस के एक लीडर ने बड़ा अच्छी बात कही इंटेलिजेंस फेलियर पे, आई थिंक कपिल सिब्बल जी ने कहा है, या एक बड़े लीडर ने कहा है कि ये तो फुल प्रूफ नहीं है, इसकी बात हम ना करें, हम लेसन लर्न कर लेंगे, अभी ये समय नहीं है। अभी समय है उनको बताने का कि आपने क्या किया। हमने उसका क्या जवाब दिया? हमने भी सॉफ्ट टारगेट पकड़ा है, कल्पना से बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कल्पना से दूर तक मार कर रहे हैं। और मधुबनी से, बिहार के सवाल से उन्होंने मैसेज क्या दिया था? देखिए, उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय। युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं कोई। तो क्या किया हमने? इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया, सॉफ्ट टारगेट पकड़ा हमने उनका, एग्रीकल्चर नष्ट करने का, उनकी इकोनॉमी को प्रभावित करने का। जैसा आपने किया वैसा करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए, 5 स्टेप्स ले लिए, और हम कहाँ तैयार हैं? हम तो अपनी मसल फ्लेक्सिंग भी नहीं कर रहे। हमारी सेना नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते रहती है, हमेशा रेडी रहती है। लेकिन कल्पना से बाहर जो इस बार मार पड़ेगी उनको, वो एक्चुअली हमारी विजन में देखना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री वही कह रहे थे, उनको पनिश किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कैसे, कब, कहां, क्यों? तो पहलगाम के आपका जो प्रश्न है, पहलगाम पे जो अटैक उन्होंने किया, गलत नासूर उन्होंने हमारे दुख तिरक पे हाथ रख दिया, उसकी उसी तरह का तमाचा हम उनको देना शुरू कर रहे हैं, और बहुत स्विफ्ट, बहुत डेलिबरेटेड और बहुत ही क्लियर कट प्लान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन तीन बातें मैं करूंगा। 3 पी। पहला तो वो पहला पी मतलब अच्छी पेशेंस, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। दूसरा, प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स। ऑल फ्लैंक्स पे प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल विल और पूरे देश का विश्वास, सबको लेके। मिलिट्री तो है ही हमारे साथ हमेशा। और तीसरा, पेनिट्रेशन एट विल। कब किधर, छोटा एक अटैक नहीं होगा वो पुलवामा टाइप, कब किधर कैसे मारा जाएगा, सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ। तो काइनेटिक, नॉन काइनेटिक मेजर्स, इन सबको लेके आपको देखना होगा। थोड़ी पेशेंस रखना है देश को, थोड़ा बिल्कुल सर, पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा गुस्से को भी काबू में रखने की जरूरत है। और जिस तरह से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है और सॉफ्ट टारगेट उन्होंने चुना, इस बार उन्होंने
सुरक्षा बलों पर अटैक नहीं किया है, इस बार उन्होंने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं किया है, ना ही कश्मीर के सिविलियंस पर उन्होंने अटैक किया है। क्योंकि इससे पिछले बार भी अगर हम देखें, पिछले कई जो इस तरह के आतंकी हमलों की अगर हम बात करें तो हमेशा वहां के सिविलियंस टारगेट पे होते थे। लेकिन इस बार वहां के सिविलियंस भी नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग कश्मीर और पहलगाम जैसे इलाकों को चुनते हैं वहां पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इस बार सिविलियंस को टारगेट किया गया है जो बाहर से वहां पर पहुंचे हैं। अनुज जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इन आतंकियों को ट्रेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ये 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस सर 10 मिनट में पैदल यूं चुटकी में ये पूरा कर लेते हैं। क्या अब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कवर्ट ऑपरेशन के तहत अपनी जो रणनीति है वो और हमलावर बनाने की जरूरत है? अपूर्वा, देखिए पहले तो मैं आपको उस बात पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा आगे कि क्यों पहलगाम जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं एक स्टेटमेंट सैफुल्ला खालिद कसूरी का बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आतंकवादियों को मदद करूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा। उनका स्टेटमेंट था कि आई विल नॉट अलाउ पीस टू प्रिवेल इन कश्मीर। ये जो हमला है अपूर्वा कश्मीर में, वो कश्मीर की शांति पर हमला है, वो कश्मीर की डेवलपमेंट पे हमला है, कश्मीर की जो जो हालात सुधर रहे थे उनके ऊपर हमला है। वरना ये कहीं भी हो सकता था। ये इतने एक्सपर्ट टेररिस्ट आए हुए थे, वो कहीं भी किसी भी हेडक्वार्टर में कहीं भी हमला कर सकते थे। वो हमला उन्होंने इसीलिए किया। और उसके बाद आप देखिए हमला करते समय उन्होंने क्या कहा। लेडीज को कहा कि आप जाओ मोदी को बोलो। उसकी मैं वजह बताता हूं कि आप हमला करके और 50 लोग मार सकते थे, लेकिन आपने छोड़े तब, क्योंकि हाँ, जो लाशें महिलाओं होती को हैं भी वो मार सकते कम थे। बोलती हैं। वही मैं कह रहा हूं, जो लाशें होती हैं वो कम बोलती हैं। जो जिंदा है, ये जो इवेंट है उनको हॉन्ट करेगा जिंदगी भर। जो लेडी वहां चली गई है वो पिछले अगले 50 साल तक इसके बारे में बात करती रहेगी। तो ये जो मैसेज गिविंग थी, तो इसको वजह ये थी कि ये जो कश्मीर की पीस, कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर की ट्रैंक्विलिटी, उसकी वजह यह है कि अगर, क्योंकि उन्होंने कश्मीर की 2 जनरेशंस को आतंकवाद में झोंक दिया, जो जनरेशंस खत्म हो गई। और पिछले 5-6 सालों में कश्मीरियों को, मेरे ब्रदर बैठे मैं बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडितों की इज्जत करता हूं, मेरे बहुत मित्र हैं, लेकिन जो 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 सिचुएशन सुधर रही थी वो उनको समझ में नहीं आ रही थी। उनको लगा कि अगर ये सिचुएशन सुधर जाएगी तो ये, अब कश्मीरी समझ चुका है कि वो एक और जनरेशन को या आने वाली 2-3 और जनरेशंस को इस प्रकार के आतंकवाद में नहीं झुलसाना चाहता। और यही वजह थी कि उन्होंने ये अटैक कश्मीर की शांति और कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर किया, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए आपका जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी अच्छी सभ्य कंट्री का, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेस्परेशन है। वो भी क्यों आ रहे हैं उसका भी मैं अपूर्व आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताता हूं कि एक कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है और वो उसका एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होता है। और वो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स इसलिए होता है कि आप लगातार एक के बाद एक्शन करते चले जाएं और आप फोर्स करें दूसरे देश को रिएक्ट करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक जो मिलिट्री ऑप्शन है या कोई मिलिट्री टूल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी होगा, लेकिन वो इसके ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स के एक कड़ी है आगे आने वाली। और अगर हमारा उस समय तक मकसद हल नहीं हुआ तो वो भी होगा। मैं अपूर्व आपके दर्शकों को आपके मार्फत एक बात बताना चाहता हूं कि ये कोई ना समझे अपूर्व कि आज एक हादसा हुआ 9:15 पर और 11 बजे आपकी सेना जाकर के हमला कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को 26 मार्च 1971 को कहा था कि आप हमला करें, और उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि हमला हम करेंगे, हमें जब लगेगा कि आप हमला करने की आवश्यकता है। तो सेनाओं का काम करने का तरीका अपना है और इसमें मेरा यह मानना है कि किसी को भी, ना मीडिया को, ना किसी को सेना पर या राज्य जो हमारी जो सरकार है उसके ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता, ये करो वो करो। कल मैं एक चैनल पर था, वहां एक व्यक्ति कह रहे थे कि नहीं अभी के जाके हमला कर दो, अभी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सर, क्योंकि 40 साल हमारी नौकरी है। हाँ, इस तरह से क्विक, अगर आप विदाउट पेशेंस, विदाउट अगर आप प्रिपरेशन, अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तो उधर से भी रिस्पॉन्ड कुछ ऐसा ही मिलेगा।
फिर वो बिल्कुल, चीजें और बिल्कुल। ज्यादा खराब हो और जाएंगी। हाँ, और पूर्व इसके अलावा प्रिपरेशन के अलावा और भी बातें और भी जी। चीजें बहुत होती हैं। और देखिए मैं आपको एक और ठीक बात है सर। बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट एक चीज, बस जस्ट वन मोर जी सेकंड जी जी सर। पूर्वा, कि चाइना की जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है वो है विनिंग विदाउट फाइटिंग। वही फिलॉसफी होनी चाहिए कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपके पास ताकत है, वो डेटरेंस है, लेकिन आप लड़ाई स्ट्रैटेजी बिना इतनी लड़े स्ट्रांग होनी जीत रहे चाहिए। हैं। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। यस यस स्ट्रैटेजी यस। स्ट्रांग होनी चाहिए और किस तरह से कब उन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है वो चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। संजीव जी, सर अभी देखिए हम वही बात कर रहे थे कि पहलगाम ही क्यों आतंकियों ने चुना। जैसा कि अभी अनुज जी ने भी कहा कि सॉफ्ट टारगेट था, वहां के टूरिज्म को, वहां की फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करने की बात की जा रही, क्योंकि पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो चीजें वहां पे सुधर रही थी, चीजें वहां पर सही हो रही थी, टूरिज्म को वहां पर बढ़ावा मिल रहा था, लोग बेखौफ होकर वहां पर जा रहे थे। तो ये रणनीति थी आतंकियों की कि टूरिज्म को हम खराब करेंगे, कश्मीर के डेवलपमेंट पर ये एक चोट रहेगी। जी जी, देखिए पहलगाम को उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर तो निसंदेह चुना, लेकिन साथ ही साथ वो पहलगाम को चुन करके वो इस बात को भी चैलेंज करने की कोशिश उन्होंने की, एक साजिश रची कि वैली में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और जम्मू में तो कुछ घटनाएं लगातार वो कर रहे थे और आज भी इस तरीके के जो आतंकी हैं वहां पर छुपे हुए हैं। लेकिन अनंतनाग में, पहलगाम में जिस स्थान को उन्होंने चुना, जाहिर है कि उसके माध्यम से वो पूरे घाटी में भी स्थितियों को सामान्य जो वहां पर लगातार होती जा रही थी उसको उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है। इस तरीके का हमला करके न सिर्फ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता, विकास को चैलेंज किया है, बल्कि जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, जाहिर है कि उन्होंने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से हमले किए और इसके पीछे अनेक संदेश देने की कोशिश की है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो हमला है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की आत्मा पर किया गया हमला है, पूरे भारत के सुरक्षा तंत्र को चैलेंज करने की साजिश के तहत किया गया हमला है। और जो मैसेज उन्होंने कन्वे किया कि एक पुरुष जो हिंदू कम्युनिटी का सदस्य उसको शूट कर देना और उसकी नवविवाहिता पत्नी को ये कहना कि जाके मोदी को बता देना कि हमने ये हमला किया है, चाहिए कि इसके माध्यम से उसने उस आतंकी ने, उन आतंकियों ने और उसके पाकिस्तान की साजिशकर्ताओं ने पूरे भारत को चैलेंज करने का कार्य किया है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस पूरे हमले को रिस्पॉन्ड करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस हमले को यदि रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, जाहिर है कि इस तरीके के आतंकियों ने भारत के रिजॉल्व को, जो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसको एक चुनौती दी है, टेस्ट करने का भी वो कार्य कर रहे हैं। यदि हम उसको आज रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उसी तरीके की बड़ी हम घटना को अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने एक ही दिन में 1200 लोगों को जो है इजराइल में मारा था। ये जो घटना है हमास के पैटर्न पर की गई है और हमास की जो थिंकिंग है कि धर्मों को आपस में लड़ाना, सभ्यताओं को आपस में लड़ाना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है, उसी के तहत ये जो आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। जनरल मुनीर जो कि मुल्ला मुनीर की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके के अपना अभी एक हाल के समय का संबोधन दिया और अभी रिपोर्ट्स है कि उन्होंने फिर उसी हिंदू मुस्लिम वाले बात को दोहराने का भी काम किया है। तो जाहिर है कि ये जो पूरी सोच है, ये धर्मों को, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत भी किया गया है। एक तीर से अपूर्वा जी उन्होंने कई निशाने साधने की कोशिश की है और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जैसा कि हमारे अन्य डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से भी, डिप्लोमेटिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी, मिलिट्री वाइज भी हमें हर तरीके से पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की जरूरत है, ताकि ये पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की अगर बात करता है तो उसको करके दिखाता है। यदि वो बात कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो उसको वो करके दिखाएंगे। इस बात का मैसेज इन आतंकियों को और उनको पीछे बैठे हुए आतंकी आकाओं को और उसके संरक्षण देने वाली जो पाकिस्तान की सेना है उसको ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हम इसे रिस्पॉन्ड करें, एप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करें। और मैं श्याम जी से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी ये समय नहीं है कि हम इंटेलिजेंस फेल्योर इत्यादि के बारे में ज्यादा उसमें
विचार विमर्श करें, उसका समय भी आएगा जी। और ये जब जो हम एक रिस्पॉन्स हम कर लेंगे, उसके बाद उसका समय अवश्य आएगा और उसको हम अवश्य करेंगे, लेसन लर्न करेंगे। लेकिन वर्तमान का जो समय है एक बिल्कुल, रिस्पॉन्स अभी वर्तमान को देखते हुए भविष्य को सुधारने की जरूरत है। खासतौर पर वैली की जो चीजें हैं उनको एक बार फिर से सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वहां टूरिज्म पर चोट हुई है। टूरिज्म को जिस तरह से कश्मीर में बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरने लगी थी। देवनाथ जी, क्या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ बढ़ने की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, डिप्लोमेट स्ट्राइक अब हो रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुश्मन से युद्ध लड़ने के लिए कई तरीके हैं। जो काइनेटिक वॉर है, यानी दुश्मन पर हथियार से बम, गोला, बारूद, मिसाइल दागना, वो लास्ट स्टेज है। जी। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हमारे वित्त मंत्रालय का बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछले 4 दिन में पाकिस्तान की सरकार की जो सॉवरेन बॉन्ड होती है उसकी वैल्यू 40% गिर गई है। यानी पाकिस्तान की सरकार के जो सॉवरेन बॉन्ड हैं उनकी वैल्यू ही नहीं रही। दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो इतनी बुरी तरह से लुढ़क गया है और लुढ़कने के बाद रिकवर नहीं हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है फिर उसको दोहरी चोट लग रही है। तीसरी चीज है कि भारत अब बहुत तेजी से एफएटीएफ में ये मामला उठाएगा और फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालेगा, ताकि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये सब पाकिस्तान को जो लोन देने की योजना बना रहे हैं उस पर थोड़ा लिमिट लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें पाकिस्तान का जो व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है, उसको चोट पहुंचानी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है वो गड़बड़ा जाए। इसके अलग अलग तरीके हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है वो डेफिनेटली कुछ करेगी। इसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से दुश्मन का मनोबल गिराना। सर, इसी में एक चीज और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, क्या साइबर वॉरफेयर की भी अब जरूरत है? साइबर वॉरफेयर के लिए तो भारत की फौज हमेशा तत्पर रहती है। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि साइबर वॉरफेयर के लिए हाईएस्ट एपेक्स बॉडी हमारे यहां पर है, मिलिट्री के साथ है और एनटीआरओ के पास है। तो मिलिट्री में क्या है, अलग अलग सिस्टम्स हैं जिससे कि हम दुश्मन की जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं या उनके यहाँ पर जो नेटवर्क है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, यानी उसको चोरी कर सकते हैं। देखिए, अगर जो रेजिस्टेंस फोर्स ने जो दावा किया था आज से 5 दिन पहले कि उन्होंने हमला किया है, अब उसी का कल 24 घंटे पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उनका जो पोस्ट था इंटरनेट पर उसको किसी ने हैक कर लिया था और फिर ये दावा किया था कि टीआरएफ, रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया है। अब टीआरएफ कह रहा है कि हमला उन्होंने नहीं किया है। तो अगर उनका जो इंटरनेट पे पोस्ट था उसको हैक किया, किसने किया? मेरे अंदाजा ये है कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हैक किया है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर में इंडियन मिलिट्री के पास बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं जिसके द्वारा हम पाकिस्तान के जो अलग अलग नेटवर्क हैं उसमें मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मैलवेयर घुसा सकते हैं। ये सब चालू है और अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। उत्पल कौल जी, भारत से अब चुन चुन के उन पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ा जा रहा है जो टूरिस्ट वीजा पे, सार्क वीजा पे या मेडिकल वीजा पर भारत आकर रह रहे थे, लेकिन अभी भी कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि अगर हम वहां चले गए तो हमारे साथ बहुत यातनाएं होंगी, हम जाना नहीं चाहते, हम भारत में ही रहना चाहते हैं। लेकिन 29 अप्रैल तक का जो एक वक्त दिया गया है वो खत्म होने के बाद फिर उन पर देखिए 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 लाख रुपए जुर्माना उन पर लगा दिया जाएगा। तो अब ये चीजें भारत में हो रही है कि चुन चुन के पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है। मैं बता दूं आपको, कई लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का वीजा लेके आते हैं और फिर वापस लौटते ही नहीं।
कई लोग 6 महीने का ये कहकर कि हमको मासी से मिलना है, हमको नानी से मिलना है, हमको भाई से मिलना है, और उसके बाद सालों साल या रह जाते हैं। जाना ही नहीं चाह रहे हैं सर, जाना बॉर्डर ही पर नहीं तो चाहते। जाना ही नहीं चाह रहे, रो रहे हैं। यहाँ मतलब उनको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है, और प्राइस राइज वहां पर बहुत है, वहां फैसिलिटीज उतनी नहीं है। वहां मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तो अगर सीरियस कोई बच्चे को किसी को तकलीफ हो तो वो यहाँ मैं एक बात मैं आपको दर्शकों को और आपको बताना चाहता हूं कि अब तो ये बात गई तो इसलिए मैं ओपनली टीवी पर बोल सकता हूं ये, कि मुझे पर्सनली टीआरएफ ने धमकी दी थी आज 1.5 साल पहले जी। और हमने यहाँ बहुत बड़ा दिल्ली में कॉन्क्लेव करना था जिसमें 1000 कश्मीरी पंडित 12 देशों से आने वाले थे। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम तुमको ये करने नहीं देंगे, और सारे अखबारों में भेजा। और जब टीवी चलने आ गई तो मैंने बोला उनको कि ये शिकस्त खुर्दा है, हम इन शिकस्त खुर्दों से नहीं डरते हैं, हम हर एक मोर्चे पर इनसे लड़ेंगे और हरा कर रहेंगे। और हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस इतने बढ़िया तरीके से किया और पाकिस्तान को चैलेंज किया, टीआरएफ को, जमात इस्लामिया को और हिजबुल मुजाहिदीन को। जितनी भी ये संगठन ये नाम बदलते हैं, ये बेसिकली आईएसआई है, ये बेसिकली आर्मी है। आर्मी पाकिस्तान की आर्मी है जो डिफरेंट 4 लोगों को एक नाम रखते हैं, 10 लोगों को एक नाम रखते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज पाकिस्तानी आर्मी। हमको पूरे दृढ़ता के साथ ये बोलना है कि हम तुमको हरा कर रहेंगे और घर को आपके घर में घुसकर हम मारेंगे। नहीं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल, लेकिन मोदी जी भी हैं तो डर की सीमा ही नहीं है कि बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर, अगर मैं क्योंकि मैं रेगुलरली पीओके में क्या हो रहा है उसको मैं वॉच करता हूं, उनकी यूट्यूब चैनल देख रहा हूं। इस वक्त बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुजफ्फराबाद डूब रहा है, जहलम पर 2 मीटर पानी ऊपर आ रहा है, कश्मीर से खुला पानी छोड़ दिया है, जहलम में खुला पानी छोड़ दिया है, और लोगों को बताते हैं कि घरों से निकलो क्योंकि जहलम में बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई। मतलब ये फॉल्स प्रोपेगेंडा और ऐसी चीजें ये कर रहे हैं कि लोगों को मतलब ये एक नफरत जैसी, अभी हुआ ही कुछ नहीं तो ये लोगों को ऐसी चीजें बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी जो भारत में रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है, उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें हो रही है सर। तार कहाँ जुड़े होंगे, उनके तार कहाँ जुड़े होंगे, एक को इनका जो सारा सेल स्ट्रक्चर हो कहीं पर भी होगा उसको ध्वस्त करना होगा, इन सबको बाहर निकालना होगा। हम बिल्कुल सर। श्याम जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए क्या सरकार को अब सैन्य स्तर पे पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन को एक ऑप्शनल हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत है? इसको लेकर भी कोई नीति बनाने की जरूरत है? अपूर्वा जी, पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे सेंसिटिव ऐड करना चाहूंगा। टीआरएफ ने पहले इसकी कह दिया उन्होंने कि हमने अटैक किया, कबूल कर लिया, और उसके बाद उन्होंने इंटरनल ऑडिट करके अपने साइट्स पे कहा कि ये हमने नहीं किया। तो देखिए, ये भारतीय एजेंसीज का इसमें हाथ नहीं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, और हम इसको मानते ही नहीं है कि उन्होंने कहने के बाद इसको हटा लिया। कहने के बाद इसलिए हटाया कि उनको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, और ये प्रॉक्सी जो विंग है उनका, वो उसको क्लियरली लगने लगा कि उसके बाद उन्होंने नया राग अपना दिया कि ये सिविल मामला है, कश्मीर के लोग ही कुछ नहीं थे, इसलिए कश्मीर के लोगों ने ही मार दिया उनको। तो ये 2 दिन के बाद नैरेटिव चला है। हमें ध्यान रखना चाहिए इन सेंसिटिव बातों का, और हमें इसको क्लियर करना चाहिए कि ये एक्चुअली टीआरएफ ने किया, मान लिया, और फिर 2 दिन के प्रेशर के बाद हटा लिया, और कारण बताया कि किसी ने हैक कर लिया था। तो ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए जी। और दूसरी बात, इज द सैंक्शन सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? इस पे मैंने कुछ रिसर्च किया था कई सालों पहले। तो देखिए, जब मैं कहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी को एक्ट ऑफ वार कह के वो कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन 51 आर्टिकल में कहा हुआ है लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कि कोई ऐसी प्रोवोकिंग बात करें
ये ह्यूमैनिटेरियन मामला है पानी का, तो ये भी उसमें आता है, IHL भी उसमें है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी आ जाता है उसमें। तो वो कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है। तो क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतने सालों से हमें ब्लीड कर रहा है, हमें मार रहा है, तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? और अगर ये एक्ट ऑफ वॉर हम डिक्लेयर कर देते हैं अपनी पॉलिसी में, जो हमें जरूर करना चाहिए, तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस बन जाते हैं। हमें हॉट परस्यूट का ऑप्शन बनता है। और जब मैं हॉट परस्यूट की बात कर रहा हूं, तो घुस के जहां पर जरूरी है वहां पे मार के खत्म करना, जैसे कि उसामा बिन लादेन के लिए किया गया था। तो वो हॉट परस्यूट था। जब दो बेलिजरेंट कंट्री के बीच में प्रोवोकिंग बातें होती है और लगता है कि उससे वॉर छिड़ सकता है या हमारे देश को नुकसान है, तो इजराइल करता रहा है, भारत ने भी किया। अब कोई भी मेजर हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कल्पना से बाहर की बातें होंगी। और बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो सर पाकिस्तान तो यही कल्पना कर रहा होगा ना कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ, कुछ ऐसा ही भारत एक बार फिर से करेगा। नहीं, यही नहीं, उनको अब लग गया है कि ये सॉफ्ट टारगेट से शुरू हुए हैं और ये रुकेंगे नहीं। ब्लॉकेड, सैंक्शंस, उनको स्कॉच अर्थ कर देना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप खत्म हो जाए, खाने पीने का रहे नहीं, जो ऑलरेडी परेशान है और परेशानी में पड़ जाए। तो सैंक्शन एक बड़ा 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 कारण हो सकता है। इकोनॉमिक सैंक्शन की चीजें अब इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, क्योंकि इस हथियार में आवाज नहीं है, लेकिन चोट बहुत गहरी जाएगी पाकिस्तान को। यस, बिल्कुल। संजीव जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या भारत को दुनिया के सामने पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर देश घोषित कर देना चाहिए, समर्थन मिले या ना मिले? बहुत संवेदनशील सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी इससे। देखिए, मैं पहले एक बात TRF के संदर्भ में कहना चाहता हूं जी। कि जैसा कि अभी श्याम जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि TRF नामक जो ये आतंकी संगठन है, ये लश्कर ए तोयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, और लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतने कुख्यात, इतने नोटोरियस हो गए थे कि FATF की पूरी वॉच इनके ऊपर रहा करती थी। और इसी वजह से ये जो लश्कर ए तोयबा है, इसने TRF बनाया था और TRF ने शुरू दौर में तो हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जिस तरीके से भारत के ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और भारत ने लगातार इसके बारे में अपने जो मनूवर्स और मेजर्स लिए हैं इसके रिस्पॉन्स में, उससे TRF भी दबाव में आ गया है और उसने स्वयं से ही, मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी, उसने इस तरीके का जो मैसेज है उसको विड्रॉ किया है। और TRF अपने जो एक्सपोज होने के खतरे और डर की वजह से ही उसने ऐसा किया है। TRF भी आज कांप रहा है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो तो कांप रहे हैं, लेकिन ये आतंकी संगठन भी कांप रहे हैं। ये जो मैसेज उन्होंने विड्रॉ किया है वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है। जहां तक पाकिस्तान के आतंकवादी देश के रूप में घोषित होने की बात है, तो जाहिर है कि ये घोषणा बहुत पहले की जानी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन और आतंकवादी देश के रूप में जो घोषित करने का जो कार्य है, वो अब तक इसलिए नहीं हो सका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद को लेकर के, जैसी दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जिस तरीके की यूनिटी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखानी चाहिए थी, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज को दिखानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दिखाई गई है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि ये हमला एक ऐसे समय पर किया गया है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भारत में मौजूद थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, और जैसा कि तुलसी गबार्ड और काश पटेल का बयान भी आया है, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को न सिर्फ भारत के द्वारा आने वाले समय में की जाने वाली कार्रवाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसे कोलैबोरेट भी करना चाहिए। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जाहिर है कि अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो इससे आतंकवाद की जो चुनौती को डील करने में और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को डिफीट करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अमेरिका के लिए भी एक अवसर है कि वो भारत के साथ इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में कोलैबोरेट करके वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये मैसेज दे सकता है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में समय समय पर कहते रहे हैं कि वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को पूरे धरती के फेस से ही मिटा देंगे। तो इस तरीके का जो अमेरिका का संकल्प है वो तभी सिद्ध हो सकता है कि जब अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के भी, कोलैबोरेट करके भी कार्रवाइयां करे। और यदि अमेरिका ऐसा करता है तो जाहिर है कि इससे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अभी हमने डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था कि उन्होंने सोमालिया में एयर स्ट्राइक्स की थी,
अनेक जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रहे हैं। उनको चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इसी तरीके का अप्रोच वो अपनाएं और भारत के द्वारा जो भी कार्रवाई करने की तैयारियां की जा रही है उसमें वो कोलैबोरेट करें। यदि अमेरिका ऐसा करता है तो ये पूरे विश्व में बहुत ही क्लियर और लाउड और क्लियर मैसेज जाएगा कि आज का ये जो विश्व है वो आतंकवाद को और रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये देखना होगा कि अमेरिका का कैसा रिस्पांस होता है। इतना कहने के बाद मैं अंत में अवश्य कहूंगा कि भारत स्वयं से आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी तरीके की कार्रवाई को करने में समर्थ है, सक्षम है और हम ऐसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और इसकी कॉस्ट उसे पता चलनी चाहिए। वो कॉस्ट भारत इंपोज करने जा रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। बिल्कुल अनुज जी, फिर हम सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान शिमला समझौते की धमकी दे रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। नकल तो कर रहा है भारत की, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है ठीक से। अपूर्वा, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट दोनों हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ट्रीटीज थे जी, और दोनों के ट्रीटीज को भारत के मुकाबले पाकिस्तान को कहीं ज्यादा फायदा था। आप देखेंगे कि हमने 5 नदियों के पानी को बंटवारा जब किया, 5 में से 3 बड़ी नदियां उनको दे दी गई, सिर्फ 2 हमने ली। अभी यहां लोग बैठे हैं वो बोलेंगे 5 नहीं थी 6 थी। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि ब्यास नदी जो है वो रोहतांगला भारत से शुरू होती है और हरी के भारत में समाप्त हो जाती है और उस पे दुनिया की किसी भी ताकत का, किसी भी देश का एक बूंद पे पाने पे भी हक नहीं है। अभी यही मैं आपसे समझना चाह रही थी। एक मिनट, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि 6 नदियों के पानी की यहाँ पर जिक्र होता है कि 80% हम दे देते हैं, 20% हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कह रहा हूं कि हम अपस्ट्रीम नेशन होने के बावजूद उसकी वजह क्या रही है उसके मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उस समय की सरकार का निर्णय था, न केवल उनको पानी हमने दिया तीनों नदियों का, झेलम, इंडस, झेलम और चिनाब का, उसके अलावा हमने उनको कई साल तक पैसे दिए हैं जो कि वो अपना कैनाल सिस्टम डेवलप कर सके ताकि उनको पानी की समस्या ना हो। ये तो भारत ने उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के ऊपर एहसान था भारत का। और उसी प्रकार से एक मिनट और आपको प्लीज, उसी प्रकार से जो शिमला एग्रीमेंट है पाकिस्तान के ऊपर एहसान था और पहले दिन से शिमला एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। हमने 93,000 उनके लोग वापस कर दिए और हमारे 54 एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स आज तक वहां से वापस नहीं आए हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद सीज फायर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो वेयर इज शिमला एग्रीमेंट? कुछ आप आगे नहीं आएंगे तो उन्होंने कारगिल कर दिया। वेयर इज शिमला एग्रीमेंट? तो ये शिमला एग्रीमेंट वो अगर कैंसिल कर रहे हैं तो हम उनको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उनके फेवर का शिमला एग्रीमेंट है। तो ये बिल्कुल कहने की कोई बात नहीं है और उनको लग रहा है कि शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल करके और वो किसी तीसरी पार्टी को उसमें बुला लेंगे, ये संभव नहीं है। आप हमारे पास काफी टूल्स हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी हेवीली लोडेड इन देयर फेवर थी और इसको काफी पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए था। और उस समय का क्या आपके ऊपर इसका लगा हुआ था जोर कि आपको इस बात पे एग्री करना पड़ा कि सबसे ज्यादा पानी हमको दे दें। ये ट्रीटी हम 47 में विभाजन हुआ है, 1960 में कहीं जाकर के आपने ये ट्रीटी करी है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई है बात, उसको हम इतिहास में ना जाएं, लेकिन ये काम हमको करना पहले चाहिए था। और बिल्कुल सर, अब सर देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। एक फाइनल कमेंट सर मैं छोटा आप सबसे लेना चाहूंगी, क्या अब पाकिस्तान के लिए बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? उत्पल कौल जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। और क्या जो लोकल सपोर्ट है, कश्मीरियों का जो लोकल सपोर्ट है, क्या वो भी मिल रहा है पाकिस्तानियों को? कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी तब तक नहीं होगी जब तक कि लोकल सपोर्ट ना हो। लोकल सपोर्ट पहले अगर मैं बता दूं आपको कि ये 60% था, अब ये 5% पर आ गया है, लेकिन लोकल सपोर्ट था और अभी भी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रधानमंत्री से मिले हैं, राष्ट्रपति से मिले हैं पहले या आज के नहीं, और हमने उनको बोला जी आपको क्या दिक्कत है, आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? तो हम तो दुनिया भर को बोलेंगे कि पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म फॉर लास्ट 45 ईयर।
पहले तो पंजाब में और उसके बाद कश्मीर ठीक में। है सर। तो आप तो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारें थी, सारी बातें भी नहीं होंगी, तो मैं तो जी, नहीं जी, तो सर। एक एक बात कैसे अपने देश को ही सबटॉज किया। ठीक है श्याम जी, सर आपसे समझना चाहूंगी क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, नेगोशिएशन अब पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता, और मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे को एग्जिस्टेंस में है, हमारे नेबर हैं, और उनसे हम बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, और बात करने के साथ साथ बातों को सॉर्ट आउट करेंगे जी। तो कल्पना से बढ़कर दूर तक जाकर हम अपने एक्टिविटी करेंगे, उनको संभालेंगे। हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई को इसी गांव में, इसी टोले में रहना है, हमारे टोले में, तो उनको हमें लेकिन उसको समझाना ये ही बता पड़ेगा। के रखना है कि तुम छोटे हो और हम बड़े हैं। हो जैसे पुतिन जेलेंस्की को बता रहे हैं, बस यही बात है। वो यही चीज बात है बीच बस। बीच में रिकॉल करते रहना है कि हम बड़े भाई हैं, तुम छोटे ही हो। रीजनल स्टेबिलिटी में, ग्लोबल साउथ में ठीक है हमारा सर। वर्चस्व रहेगा, हमारे संस्कार से चलो, हमको सुनो, हमारी बात को जरूरत हो तो हमसे मांगो, कटोरा लेके इधर उधर मत जाओ, इसलिए परेशान हो, हम तुम्हें साथ देंगे, लेकिन सही ढंग से अगर सही बात ढंग नहीं से आए, मांगो सारी चीज़- तो वही है ना सर, सही ढंग से मांगो तो फिर चीजें मिलेगी, लेकिन अगर आतंकवाद का रास्ता अपनाओगे तो फिर वैसा ही जवाब भी मिलेगा। संजीव जी, सर आपसे फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इर्रिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता। और जाहिर है कि ये जो भारत है पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रहा है, ये मैसेज बहुत पहले दिया जा चुका है। और अब पहलगाम की घटना के बाद तो जो हमारा एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ है वो मिनिमल हो जाना चाहिए, और हो गया है। सिंधु जल समझौता भी जो है वो स्थगित हो गया है। साथ ही साथ वाघा अटारी बॉर्डर पर जो हम वहां पर जो एक कार्यक्रम हुआ करता था, और पूरा बॉर्डर जो है बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में बड़े ऑपरेशंस की तैयारियां चल रही हैं। तो पाकिस्तान को उसकी आतंकवाद की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आतंकवादी जो चरित्र रखने वाले पाकिस्तान के साथ भारत कोई बातचीत कर सकता है। ये जो देश है वो जो है जब तक आतंकवाद का त्याग नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, और जाहिर है कि भारत को पाकिस्तान के प्रति जो अपना दृढ़ संकल्प वाला जो रुख है वो लगातार मेंटेन रखना चाहिए। बातचीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, श्याम जी, अनुज माथुर जी और उत्पल कौल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान नकल तो कर रहा है, भारत को जवाब देने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हर बार मुंह की खा रहा है। इस बार सॉफ्ट टारगेट किया गया सिविलियंस को, इस बार टारगेट किया गया हिंदुओं को, इस बार टारगेट किया गया टूरिस्ट को, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट पर इस बार पाकिस्तान ने चोट की है। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को वो सजा मिलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपने सैनिकों को तैयार रखे, अपने गोले बारूदों के साथ तैयार रहे, और भारत ऐसी चोट करेगा कि आवाज तो नहीं आएगी लेकिन जख्म हमेशा बने रहेंगे। तो आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।